कॉलेज में थे, लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक अ टॉम बॉय, यू नो मी. Yeah. सो एकदम ऐसे झल्ली लड़की Let's do a child character और कार्टूनिश कैरेक्टर. भोर का करीब 3 बज रहा होगा उस वक्त जब अधेड़ उम्र वाली सरिता ने भागते हुए उस हवेली के गलियारे को पार किया. कार्टून की वॉइस करे तो थोड़ा बहुत शिनचैन का मिमिक आई कैन डू. तो जिसमें तुम्हें पता है तुम मेरे कितने पुराने दोस्त हो. हाँ, मुझे शिमला मिर्च पसंद है. घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा था कि काम नहीं है, रेडियो भी नहीं है, मैं क्या करूँगी. इंडिया के जितने भी प्रोडक्शन स्टूडियोज़ हैं उनकी लिस्ट निकाली, रिसर्च किया, सबको आई गेस मैंने 200 से ज़्यादा मेल भेजे हैं. अभी भी क्या बीइंग अ आरजे इज़ अ गुड करियर पाथ? कोई अलग भाषा की मूवी आप थिएटर में देख रहे हैं खुद की भाषा में, मान लीजिए हिंदी में, यार मेरे को तो विलन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्या एक्टिंग की है. भाषा अलग है, आप कनेक्ट इसलिए कर पाए क्योंकि आपकी भाषा में बोलने वाले बंदे ने उसमें जान डाल दी है. अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पे जो भी परियोजनाएं बनाई गई है लक्षद्वीप को और अच्छे से बेटर मतलब डेवलप करने के लिए, तो परियोजना कौन कौन सी थी उसका पूरा वॉइस ओवर मैंने डब किया है. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट नीडेड थिंग इन दिस इंडस्ट्री. आपकी खुद की मदर टंग अगर आप सही से नहीं बोल पा रहे हो तो फिर दूसरी भाषाओं के लिए आप पहले थोड़ा उसको साइड पे रखिए. मान लीजिए मैंने अभी एक ऑडिशन दिया था, सो दैट गर्ल वाज एकदम से पुलिस इंस्पेक्टर एंड राउडी एकदम लड़की थी. तो मुझे उस कैरेक्टर में घुसने के लिए खुद को पहले तो वो फील करना पड़ेगा कि वो मैं हूँ. यूर कॉलेज में भाई. हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट. आज हमारे साथ जो गेस्ट है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. शी इज़ अ फॉर्मर आरजे और अभी वो करंटली इवेंट इंडस्ट्री में एंकरिंग कर रहे हैं. प्लस शी इज़ अ वेरी गुड वॉइस एक्टर और उनका जो नाम है वो श्रेया जानी है. वेलकम श्रेया टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच सुहेल फॉर इनवाइटिंग मी हियर एट भारतीय पॉडकास्ट. एंड पॉडकास्ट की शुरुआत की उससे पहले वी रियली हैड अ वेरी गुड टी एट फैशन टीवी कैफ़े, जो कि VIP रोड पे है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में, सेकेंड फ्लोर पे. एंड हम शुरू करें उससे पहले, बीइंग अ सूरती, आई एम अ वेरी बिग टाइम फूडी, तो मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि आप यहाँ पे आए फैशन टीवी कैफ़े में. बहुत ही अच्छे अच्छे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, बिस्ट्रो. यू जस्ट ट्राई. एंड इसका एक अलग कंसेप्ट ये है कि एग्जैक्टली इनका सलों भी है, सो यू कैन हैव अ गुड ट्रीटमेंट हेयर की या स्किन की वाइल हैविंग अ सिप ऑफ कॉफ़ी. अपने कॉलेज में साथ थे, आई थिंक 2009 to 2012. देन यू वेंट फॉर एन आरजे, बीइंग एन आरजे, और रेडियो Yes. मिर्ची से आपने स्टार्ट किया था, राइट? यस. सो हाउ डिड यू गेट इनटू रेडियो मिर्ची और रेडियो प्रोफेशन? ओके, सो वापस वही कॉलेज टाइम वाले टाइम में जाते हैं कि बात थी 2012 की. एंड अपने कॉलेज के बाहर मैगी बहुत अच्छी मिलती है, इफ़ यू रिमेंबर. Yeah. तो वहीं पे बैठे बैठे फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे थे. मेरे मम्मी रेडियो के बहुत बड़े फॉन्ड है एंड शी लव्स टू लिसन रेडियो. मम्मी ने सुना होगा कि रेडियो मिर्ची में अभी ऑन गोइंग उन लोगों के चल रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर एन आरजे हंट चल रहा है. मम्मी ने 2-3 बार बोला, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. फिर उस दिन शाम को मैं कॉलेज पे बैठी थी ऐसे ही, तो वापस कॉल आया कि जाके आ. तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी माथा खा रही है. एंड मेरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ, तो ऑफिस तो यहीं पे है, हम चलते करके आते ऐसे. तो हम तीनों गए वहाँ पे, फॉर्म भरा. फॉर्म भी मजाक मस्ती में ही भरा था. एंड आई गॉट सिलेक्टेड. काफ़ी जगह पे आरजे हंट हुआ था. आई गेस मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से फाइनल 20 सेलेक्ट हुए थे. उन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, वापस उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए. इंटरव्यूज़ के बाद उन लोगों को वापस कुछ ना कुछ टास्क दिए गए और उसके बाद उनमें से उन लोगों ने फाइनल 3 को सिलेक्ट किया. फाइनल 3 में से फिर 2 सिलेक्ट हुए और उसमें से एक फ़ीमेल एंड एक मेल थे मेरे साथ. हम लोगों ने 7 डेज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग किया. उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन आरजे वहाँ से. आरजे का जो आपका प्रोफेशन था एज अ रेडियो जॉकी, वो आपने कितने साल तक किया? सो 2013 से मैंने रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया सूरत में. एंड 11 से 2 का सुबह का शो था मेरा, मिड मॉर्निंग शो. 90s नॉट आउट नाम था शो का. एंड बीइंग अ 90s किड, इट वाज फन टू होस्ट दैट शो.
फिर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी मैंने 2014 में माई एफ ज्वाइन किया 94.3 माई एफ, जहाँ पे मैंने वही 11 से 2 वाला शो शुरू तो किया था, बट उन्होंने मुझे प्रमोट करके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो दे दिया. सो दैट वाज फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 11, जिसमें सूरत में सुबह शायद मैं कहूँ मुझसे होती थी. सलाम सूरत वॉज द नेम ऑफ माई शो. वो मैंने 2017 तक कंटिन्यू किया. दैन आई हैड सम फैमिली, आई वॉन्टेड टू हैव सम फैमिली टाइम, तो उस वजह से आई ड्रॉप्ड रेडियो. एंड देन लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. सो बस रेडियो की जर्नी मेरी वहाँ तक रही. वापस मैंने सेकेंड इनिंग के लिए रेडियो ज्वाइन किया था. सो आई ज्वाइंड इन USA. रिमोट शो होता था, मैं यहाँ से घर से रिकॉर्ड करके शो वहाँ पे मेल थ्रू सेंड करते थे और वो वहाँ के सिस्टम में प्ले होता था. सो इट वाज ऐसा बोल सकते हैं ऑनलाइन रेडियो. आप ऐप के थ्रू भी उसे सुन सकते थे. तो इट वाज रेडियो नायरा फर्स्ट. देन उसके बाद मैंने वहीं पे एक दूसरा रेडियो ज्वाइन किया था और फिर मैंने वो डिस्कनेक्ट कर दिया बिकॉज़ वहाँ और यहाँ के टाइम जोन बहुत डिफरेंट है. तो हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे क्योंकि यहाँ के रात के 1:30 से 4 का टाइम वहाँ के सुबह या शाम का टाइम होता था. सो इट वाज वेरी मच हैक्टिक फॉर मी. सो फिर मैंने रेडियो ड्रॉप कर दिया बिकॉज आई हैड सम अदर वर्क गोइंग ऑन एज वेल. या और उसी टाइम पे आई गेस आपकी बच्ची भी काफ़ी छोटी होगी. हाँ. सो अभी तो वो 8 साल की है, बट 2020 में शी वॉज 3 years old. सो वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एग्जैक्टली. सो श्रेया, अभी भी क्या बीइंग अ आरजे इज़ अ गुड करियर पाथ? हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं. जैसे हम सिक्के की दो बाजुएं देखते हैं, सेम वे इसमें भी वैसा ही है कि इफ़ काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो आज भी हार्डकोरली रेडियो सुनना पसंद करते हैं. बट आज की अगर मैं बोलूँ तो यंग जनरेशन है. वी बिलोंग टू 90s. सो हम लोग मिलेनियल्स हैं. उसके बाद जो ये जेन ज़ी वाला कंसेप्ट आया, they are more into I guess podcasting, more into that online radio, या ये सब ऑडियो बुक्स, ये सब का ज़माना आया. राइट. तो कहीं ना कहीं जो एक रेडियो सुनने वाला एक पूरा क्लास या मास बोलते हैं वो थोड़ा कम हो गया है. आज मेरे हिसाब से गाड़ी में भी हम लोग अपनी पसंद के गाने सुनते हैं. OTT प्लेटफॉर्म या दूसरी जो नई म्यूज़िक ऐप्स आई है उसके ऊपर से बहुत रेयर ऐसा होगा कि हम लोग रेडियो सुनते हैं. ये मेरा थिंकिंग है, लोगों का डिफरेंट हो सकता है. तो रेडियो में करियर बनाना, एक एक्सपीरियंस लेना, माइक के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है. आप अपनी वोकैबुलरी, आप अपनी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें आप एनहेंस कर रहे हो. तो रेडियो इज़ अ गुड ऑप्शन. ऑन अ सेम साइड कहीं ना कहीं आपकी लिसनरशिप थोड़ी कम हुई है. तो आई डोंट थिंक सो कि आप यूथ को इतना रेडियो थ्रू कनेक्ट कर पाओगे. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू यूथ, तो यूथ शायद अब उस क्लास में नहीं है कि वो हार्डकोरली रेडियो सुनते हैं. या फिर आई थिंक जो रेडियो है उससे पूरा ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा अगर सर्वाइव, बेटर तरीके से सर्वाइव करना है तो. डेफिनेटली. आज अगर खुद बीइंग अ पार्ट ऑफ अ रेडियो, आज मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि रेडियो में अगर मुझे यहाँ से मेरे घर से थोड़ा दूर 10 मिनट के और जाना है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो 10 मिनट तो एड स्लॉट चलता है, गाने आते नहीं हैं. राइट. सो एंड वी आर हियर फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. सो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा मानती हूँ कि एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए, और अगर आपको खुद सिर्फ वो म्यूज़िक पार्ट सुनना है तो रेडियो को ऑनलाइन तो हो रहा है बट एड स्लॉट्स थोड़े कम, या उसे कहीं और तरह से आप डिवाइड करो कि आपका जो ट्रैफिक वे है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर यू गेट टू लिसन सॉन्ग्स ओनली रादर दैन लिसनिंग एड्स. सो डू यू थिंक कि आपने जो रेडियो में जो 4 से 5 साल का जो एक्सपीरियंस लिया अलग अलग रेडियोज़ में, तो वो आज की डेट में आपको किसी वे में हेल्पफुल रहा है? बहुत सारी वे में. कॉलेज में थे, लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक अ टॉम बॉय, यू नो मी. सो एकदम ऐसा झल्ली लड़की. आज काफ़ी जगह पे लाइक मैंने अपने आप को काफ़ी उस वे में ग्रूम किया है. मुझे वो रेडियो से सीखने को मिला है. मैं जो पहले रेडियो में थी वहाँ से मुझे अपने आप को प्रॉपरली ग्रूम्ड कैसे रखना है वो सीखने को मिला. हाउ यू शुड टॉक, हाउ यू शुड, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखने को मिला. उसके साथ साथ कॉर्पोरेट लोगों को आपको कैसे टारगेट करना है, कॉर्पोरेट कल्चर में आपको कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे आपको ढालना है खुद को कॉर्पोरेट में. बिकॉज
रेडियो देखने जाओ तो वन काइंड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर ही है, बट ईजी गोइंग कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, नॉट दैट हार्ड कॉट के वहाँ पे एक एम्प्लॉय दूसरा एम्प्लॉय के अप्रेजल से शायद जल रहा है या वो, ऐसा नहीं है। फ़न के साथ आप कॉर्पोरेट कल्चर इन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग। वो मुझे रेडियो में से सीखने को मिला। मैंने अभी अभी जो अपने एक नए करियर की शुरुआत की है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका एक्सपीरियंस भी मुझे रेडियो से ही मिला है। मेरी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हुई है, अच्छी हुई है, वोकेबुलरी मैंने बहुत अच्छी डेवलप की है। सो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो ने सिखाई है। डेफिनेटली। और वोकेबुलरी ना, एक आपके जो पर्टिकुलर आपका जो प्रोफेशन है उसमें आई थिंक वोकेबुलरी बहुत मैटर करती है। आई कम्प्लीटली बिलीव एंड आई एग्री। सो उस चीज़ को आप इम्प्रूव कैसे करते हो? डू यू हैव समथिंग दैट यू लाइक, कोई न्यूज़पेपर रीड करना या कोई बुक रीड करना है, वैसा कोई आपका प्रैक्टिस का कुछ चीज़ है क्या? द बेस्ट थिंग, आपको अपनी वोकेबुलरी को और अच्छे से बढ़ाना है, उससे निखारना है, रीडिंग। आप कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो। आप नावल पढ़ लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप कोई स्टोरी बुक पढ़ लो, नावल पढ़ लो, वॉटेवर आप पढ़ो। पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है, प्लस उसके साथ साथ दूसरा एक फ़ायदा उसका ये है कि आपकी लैंग्वेज भी ज़्यादा अच्छे से आप इम्प्रूव हो सकती है। लैंग्वेज पर इसके लिए आपको, अगर आप पहले से अकेले में पढ़ रहे, गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या प्रोनाउंसिएशंस गलत है, और फिर अगर आप उसको बार बार पढ़ के भी आप गलत ही बोल रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रोनाउंस कैसे करना है चीज़ों को वो आइडिया नहीं है, तो आप किसी मास्टर से पूछ सकते हैं। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ गूगल। मैं आज भी काफ़ी सारे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशंस है, या हिंदी में भी काफ़ी बार नुक्ता का बहुत बड़ा उसमें चेंज रहता है, ज ज झ। जैसे गुजराती में वो नहीं होता है, गुजराती में 2 ही है, दैट इज़ ज एंड ज। हिंदी में 3 है, ज झ ज। तो वो फिर कौन सा झ लगेगा, कौन सा ज लगेगा, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। सो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल की हेल्प ले सकते हैं, मेंटर कोई हो आपके, उनकी हेल्प ले सकते हैं। लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए यू कैन वॉच सम गुड वेब सीरीज़ एंड मूवीज़, हिंदी में, इंग्लिश में, कि आप वहाँ के प्रोनाउंसिएशंस भी प्रॉपरली आप सीख सकते हैं मेरे हिसाब से। इन शॉर्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज़ के जब आप रीड करो तो इंटेंशन के साथ रीड करो कि आपको इससे लर्न करना है और ये चीज़ आपके अंदर उतारनी है। एग्जैक्टली। आपको याद होगा, हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो कोई नया चैप्टर शुरू होने से पहले स्कूल में टीचर हर एक बच्चे को एक एक पैराग्राफ खड़े होकर रीड करने के लिए देते थे। यस। सो दैट एक्सरसाइज आई गेस कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये हमें काम आ रही है कि रीडिंग बहुत मैटर करता है। हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, तब इतना प्रोनाउंसिएशंस का इतना हम लोग वो ध्यान नहीं देते थे, पर जैसे जैसे बड़े होते गए तो एटलीस्ट रीडिंग से पता चल रहा है कि आप कितना फास्टली उसे ग्रेस्प कर पा रहे हैं। क्योंकि वॉइस ओवर्स में भी एंड इवन रेडियो में भी, जब आप एक शो कर रहे हो, रेडियो शो कर रहे हो, आपके पास 1 से सवा मिनट है, उसमें आपको क्रिस्प करके पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसमें आपका खुद का ख्याल क्या है वो आपको बताना है। तो आप कहीं ना कहीं वो लिख के कर रहे हैं, तो लिखने के साथ साथ आपकी रीडिंग की हैबिट अच्छी है, तो आप पढ़ते पढ़ते उसे बोल रहे हैं एक प्रॉपर एक्सप्रेशन में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प करेगी। सो रीडिंग इज़ मस्ट, द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। ओके। और ये एक जो ना मिसकंसेप्शन तो नहीं बोल सकते इसको, एक माइंडसेट होता है कि रेडियो का जॉब अच्छा है, बहुत इजी है, सिर्फ बोलना है और मतलब सैलरी ले लेनी है। तो पीछे के पर्दे के पीछे का जो सीन होता है ना, कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है, किन किन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना पड़ता है, उसके ऊपर एक बार थोड़ा लाइट दीजिए। कोयले की खान देखी है? नहीं, वैसे एक्चुअली तो नहीं देखी, मूवीज़ में देखी है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को देखा होगा। हाँ। बहुत सिंपल है कि ये काम वैसा है कि हीरा अगर ढूंढना है तो कोयले में, खान में हाथ डाल के आपको खुद को पहले काला होना पड़ता है, फिर आपको बहुत मेहनत से वो हीरा मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है लोगों के माइंडसेट का, कि सबको वो ग्लिटर पार्ट दिखता है कि ओ माय गॉड, आरजे है, फेम है, नेम है, 1 सवा मिनट बोल के आप ठीक है 3 घंटे का शो कर लिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आरजे की जॉब सिर्फ 3-3.5 घंटे शो करने की नहीं है, इट्स 24/7 जॉब। 24/7 से मेरा मतलब है 24/7, क्योंकि
टू बी एन आरजे यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. आपके आजू बाजू क्या चीज़ चल रही है, आप उसे ऑब्जर्व करके आपकी लिंक जो रेडियो में आप शो करते हैं उसकी बातों में आप उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके ले सकते हैं. कि आज मैं रास्ते में जा रही थी, एक घर में आग लग गई थी या कुछ भी, काफ़ी लोगों ने हेल्प की, काफ़ी लोगों ने नहीं की, किस तरह से हेल्प की, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं. बारिश का मौसम है, यहाँ पे हम कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या नया चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे ऑब्जर्व करके. सो आपका माइंड कंटिन्यूसली उस के हिसाब से चलता रहना चाहिए. दूसरी चीज़ कि आपने जैसे बोला कि लोगों को ऐसा है कि लोग बहुत ये देखते हैं, बट रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 3-3.5 घंटे आप शो कर रहे हो, पर आपको सैलरी वहाँ पे बैठ के ऑफिस वर्क करने की भी तो मिल रही है. तो 5 घंटे आपको ऑफिस में और देने पड़ रहे. सो इट्स कम्प्लीटली 8 to 9 आवर्स जॉब पूरे दिन की. उसमें आपको रेडियो के अलावा ओबीज पे जाना होता है, जैसे कि आप कहीं बाहर कहीं गए हो, किसी का आपने इंटरव्यू करने गए हो, वो कर लिया. आप कहीं पे भी मानो कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, सो रेडियो के थ्रू आप वहाँ पे गए हो, वहाँ के लोगों का आप बाइट्स ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो. दैट इज़ मस्ट. तो ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में आती है. उसके साथ साथ कल आप क्या करोगे शो में, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, कंटेंट ढूंढना है आपको, वो कंटेंट आप किस हिसाब से लोगे. तो वंस अगेन आप पूरे के पूरे 8 से 10 न्यूज़पेपर आपके सामने रखे हैं, आपके सामने डिजिटली आपका गूगल बाबा है, उसके ऊपर से आप न्यूज़ को ऐसे फेंद के निकाल रहे हो, क्या लूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ. तो बहुत ज़्यादा उसमें, और इतनी बड़ी न्यूज़ है, उसको आप 1 मिनट में कैसे क्रिस्प करके पूरी इन्फॉर्मेशन साथ में दे रहे हो, दैट मैटर्स. तो इसलिए पर्दे के पीछे का सीन यही है कि कोई ऐसा नहीं है कि हर बार आपको हेल्प करने वाला है ही. प्रोड्यूसर्स होते हैं, शो प्रोड्यूसर्स, जो आपको आइडियाज़ देते हैं. कान्हा जी जैसा है कि अर्जुन आप हैं, कृष्ण कोई है कि वो आपको रास्ता दिखा रहा है, पर चलना आपको खुद है उसके ऊपर. डेफिनेटली. सो ये चीज़ है कि हर एक चीज़ ना मतलब बनी बनाई बैठी नहीं मिलती है. मेहनत हर चीज़ में है और करनी पड़ेगी. सो श्रेया, रेडियो के बाद आपने जो नया एक आपका जो करियर थोड़ा सा वहाँ से आपने टर्न किया, वो आपने स्टार्ट किया वॉइस एक्टर. एज अ वॉइस एक्टर यू स्टार्टेड योर करियर सिंस आई थिंक 2020. हार्डकोरली शुरुआत हाँ. की लॉकडाउन के बाद से. ओके. आइडिया लॉकडाउन में आया था. एक्सपीरियंस ऑलरेडी रेडियो के थ्रू मिल चुका था. सो रेडियो ने मतलब आपको जो एटिकेट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती है, वो सारी हेल्प की उस चीज़ को लर्न करने में. एग्जैक्टली. टेक्निकलिटीज़ में कैसा है कि पहले कैसा होता था कि अब वॉइस एक्टिंग की तरफ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वॉइस एक्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले सिर्फ रेडियो पे आप वॉइस ओवर्स करते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप टीवी देखते हो, टीवी में जो एड्स चलती है. धीरे धीरे डिजिटल जितना हम लोग ग्रो करते गए, तो इस इंडस्ट्री भी उतनी बड़ी ह्यूज होती गई, और आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप अपनी आवाज़ दे सकते हो, ऑडियो बुक्स, ई-लर्निंग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, रेडियो स्पॉट्स, अगेन मूवीज़, वेब सीरीज़, जितनी भाषाएं उतना ज़्यादा ह्यूज प्लेटफॉर्म. एक ये बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है. एक्सपीरियंस मेरा 2012 से है. टेक्निकली मुझे कैसे माइक में बोलना है, किस वे में बोलना है, लैंग्वेज कैसी है, ये सब तो ठीक है. बट पहले मैं भी बहुत मोनोटोनस साउंड करती थी कि मैं कुछ भी ऐड रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड एवरीबडी थिंक्स हाँ ये बोल रही है, ये रेडियो की वॉइस में ये करके बोल रही है. बट फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. सो पहले ना एक ये बताइए कि वॉइस एक्टर का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है. मुझे जहाँ तक ऐसे लगता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक तो शायद डबिंग होता है एक पार्ट जो डॉक्यूमेंट्री के पीछे एक वॉइस ओवर देना रहता है. उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती है? ओके. देखिए, देर आर 2 मेजर एस्पेक्ट्स इन दिस इंडस्ट्री. एक होता है वॉइस ओवर्स, दूसरा होता है डबिंग. ठीक है. अब उन दोनों को मिला लो तो वो बन जाते हैं वॉइस एक्टिंग. तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो वॉइस ओवर्स में ज़्यादातर आप डॉक्यूमेंट्रीज, एड्स, ये सब कर रहे हैं. और अगर आप बोल रहे हैं कि मैं वॉइस एक्टर हूँ, तो आप डबिंग भी कर रहे हैं. राइट. क्योंकि आपको बोलते बोलते उसमें थोड़ा सा एक्ट डालना है, जिससे लोग आपको कनेक्ट कर पाए. जो कैरेक्टर आप डब कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को लोग एक्चुअली कनेक्ट कर पाए. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि शायद कोई अलग भाषा की मूवी
आप थिएटर में देख रहे हैं खुद की भाषा में, मान लीजिए हिंदी में। अब हिंदी में जो आपने देखी तो यार मेरे को तो विलन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्या एक्टिंग की है। भाषा अलग है, आप कनेक्ट इसलिए कर पाए क्योंकि आपकी भाषा में बोलने वाले बंदे ने उसमें जान डाल दी है। डेफिनेटली। सो ये एक चीज़ है। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट्स की वॉइस इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि अब प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे मान लीजिए कि वॉइस ओवर्स, तो इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला हो गया वॉइस ओवर, आपकी खुद की मान लीजिए स्टूडियो है आपका, और उसकी ऐड के लिए आपको शुरुआत करनी है, आपको चाहिए एक वॉइस एक्टर जो आपकी ऐड को आए। रेडियो से शुरू करें तो रेडियो स्पॉट्स पहले होते थे कि अच्छा तो आप चाहते हैं बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खिंचवाना तो आइए मेरे स्टूडियोज़, काइंड ऑफ वो हो गया। सो दैट इज़ अ नॉर्मल वॉइस ओवर ऐड हो गया। फिर उसके अंदर आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़। किसी के लिए हम अगर बोल रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री या उनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए हम बोल रहे हैं, सो काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्रीज वॉइसेस हो गए, नरेशंस हो गए, ऑडियो प्लेज हो गए। आजकल रेडियो पे पूरी की पूरी महाभारत आप सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स, ऑडियो प्लेज, नरेशंस हो गए। उसके साथ साथ दूसरा ये हो गया कि डबिंग। सो डबिंग में वेब सीरीज़ डबिंग है, मूवी डब है, एड डब्स है, एड वॉइस ओवर्स है, पॉलिटिकल इवन वीडियोज़ होते हैं प्रचार प्रसार वाले। उसके साथ साथ इवन ये भी होता है कि आप यूट्यूब पे भी जो एड्स देखते हैं, डिजिटल एड्स आजकल बहुत चल रहे हैं, ई लर्निंग, पॉडकास्टिंग, तो ये सारी चीज़ें ऑडियो से जुड़ी है, वॉइस से जुड़ी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं वॉइस इंडस्ट्री में। आरजे का ये एक आपने जो पार्ट है वो आपने 19 या 2020 में आपने वहाँ से क्विट किया। हाँ, मतलब कंटिन्यू था 2022 तक रेडियो का वो, बट इट वाज नॉट दैट एवरीडे शो गोइंग था, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं यूएसए के जो रेडियो में पहले थी तो वहाँ पे मेरा एवरीडे शो होता था। ओके। फिर इट एक्चुअली इफ़ेक्टेड ऑन माई हेल्थ, क्योंकि हमारे टाइम जोन के हिसाब से मैं रात को 1:30 से 4 इंडियन टाइम के हिसाब से काम करती थी। सो ये आरजे की जो जॉब आपने क्विट की, उसके बाद जब आपने ये वॉइस एक्टिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पर जब आपने टर्न लिया, तो क्लाइंट्स का एक जो चीज़ है कि आपने नए जो क्लाइंट्स हैं वो एक्वायर कैसे किए? बिकॉज रेडियो में से तो आपके कोई ऐसे क्लाइंट होंगे नहीं जो आपको इस तरीके का जो जॉब्स है या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको दे सके, तो वो एक आपका जो पूरा जर्नी था वो किस तरीके से आपने अचीव किया? ओके, सी लॉकडाउन का टाइम सबके लिए क्रूशियल था, सब बैठ गए थे घर पे। रेडियो के बाद आई एक्चुअली स्टार्टेड वॉइस एक्टिंग के 2020 के बाद से, मान सकते हैं। घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा था कि काम नहीं है, रेडियो भी नहीं है, मैं क्या करूँगी। कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल एक एज के बाद कुछ सर्टेन हार्मोन्स चेंज होते हैं आपके बॉडी में, एंड आप उतने ग्लैमरस नहीं लग पाते, मैं बहुत अपफ्रंटली बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप ग्लैम इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत वो फेस करना पड़ता है दैट कि इवेंचुअली यू विल नॉट गेट एज एक्सपेक्टेड आपने किया था उतना काम मिले आपको। अब बात रही वॉइस इंडस्ट्री की, 2020 में ऐसे ही बैठी थी, बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा था कि करे क्या, थोड़ा बहुत लाइव सेशंस ये वो हुआ। फिर वापस एक सोच आई जो मैं रेडियो में करती थी, एवरी डे मैं करती थी मोटिवेशनल स्टोरीज़। मैंने ऐसे सोचा क्यों ना वहीं से इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये चीज़ की जाए, तो मैंने मोटिवेशनल स्टोरीज़ को फिर से नरेट करना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माई वॉइस। फिर उसमें से मैंने सोचा कुछ वॉइस एक्टर्स को मैंने देखा जो लोग डोरेमोन का कैरेक्टर डब कर रहे, काफ़ी सारे दूसरे कार्टून्स हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड देन आई थॉट व्हाई कैंट आई बी लाइक देम, मैं भी ये कर सकती हूँ, करना चाहिए। मैंने घर बैठे बैठे इंडिया के जितने भी प्रोडक्शन स्टूडियोज़ हैं उनकी लिस्ट निकाली, रिसर्च किया, उन सब की ईमेल आईडी निकाल के कुछ वॉइस सैम्पल्स पुराने रेडियो के एड्स के थे मेरे पास, मेरे डेटा में, वॉइस बैंक में, मेरी कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़, सबको आई गेस मैंने 200 से ज़्यादा मेल भेजे हैं। लिंक्डइन पे आईडी बनाया, वहाँ पे अपनी ये प्रोफाइल डाली, 2-3 कॉल आए भी, बट एज़ यूजुअल वापस बजट इश्यूज़ होते हैं, तो ये बजट इश्यूज़ एंड एवरीथिंग मतलब कहीं ना कहीं वापस फेल।
फिर कुछ दोस्त थे जिनको बात की कि मुझे अब इसमें आगे बढ़ना है मुंबई की तरफ, ये क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का गढ़ हब बोलते हैं, तो वो दैट इज़ मुंबई इन है। मुंबई। तो सूरत में इतना चांस नहीं है जितना मुंबई में है। उस टाइम पे एक किसी से बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला था कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन का टाइम है, ये सब क्वारंटीन, ये सब पीरियड चल रहा है, ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं, कर्फ्यू एंड ऑल। मैं क्लासेस करवाता हूँ, मैं जब होंगे स्टार्ट तो मैं आपको बोलूँगा। मैं ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वापस खुद को मैंने देखा कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये चीज़, बिकॉज़ इट इज़ वेरी टफ फॉर मी। मैंने बंद कर दिया, ध्यान देना छोड़ दिया उस चीज़ पे। फिर एक बार यहीं पे वापस 2 दिन का एक जो सर से मैंने बात की थी, वो सर सूरत में वर्कशॉप करने आ रहे थे। कहीं से मुझे आशा की किरण दिखी कि नहीं करते हैं। वो वर्कशॉप 2 दिन का मैंने जॉइन किया एंड सर ने खुद ही मुझे बोला कि मेरे ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्कशॉप चलते हैं मुंबई में, आप वहाँ पे आए, वहाँ पे आप मेरे साथ वो वर्कशॉप अटेंड कीजिए। यू हैव अ गुड वॉइस टेक्सचर, आपका काम अच्छा चलेगा मुंबई में, आप एक बार आए। मैंने बोला ठीक है। 1-1.5 महीना निकल गया। तब तक इतना बिल्डअप कर चुकी थी क्योंकि 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने जॉइन किए थे सूरत में, कि जिनके थ्रू वॉइस एक्टिंग के साथ साथ आई एम एन एंकर, तो इवेंट एंकरिंग का काम भी चल रहा है। उसके साथ मेरी एक कैटेगरी मैंने जॉइन करवाई थी वॉइस एक्टिंग की, तो एड्स वेड्स थोड़ा बहुत सूरत में लोकली काम शुरू हो गया था। किसी का ऐड करना है, लोकल ऐड करना है, अहमदाबाद के एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी सारा काम किया। तो धीरे धीरे वैसे अपने CVs भेजती गई, तो 1-2 जगह से काम शुरुआत भी हुई। सूरत में धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर मैं मुंबई मैंने 10 दिन के लिए अप डाउन किया था। एवरी डे आई डिड एंड अटेंडेड दैट वर्कशॉप। वहीं से मुझे एक ब्रेक मिला एंड देयर आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक एज अ सुचिता दलाल ऑफ स्कैम 1992 इन गुजराती। सो प्रतीक गांधी वाली जो वेब सीरीज़ थी, दैट वॉज माई फर्स्ट एवर एंड द बिगेस्ट ब्रेक आई कैन Scam से। 1992। यस, और जो जर्नलिस्ट है उसका मैंने डब किया है, पर अपनी भाषा में, एंड आई एम प्राउड कि मेरी मदर टंग में मुझे डब करने के लिए चांस मिला। और सो इन शॉर्ट व्हाट यू सेड इज के इफ़ यू आर गोइंग इनटू समथिंग न्यू, इफ़ यू आर गोइंग इन न्यू डायरेक्शन, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैठे नहीं रहे कि मेरे पास काम नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है। यू वेंट एंड यू मेल्ड ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द सेम इंडस्ट्री दैट यू आर प्लानिंग टू गो इन। एक आपने वो चीज़ की। सेकंड, आपने सोचा कि मेरी जो लर्निंग है वो मुझे और इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर मुझे इस चीज़ में जाना है तो आपने एक अप्रोच भी स्टार्ट किया, देन यू स्टार्ट लर्निंग एज वेल। तो उन दोनों चीज़ की वजह से आई थिंक आपका जो अभी का जो जहाँ पर आप पहुँचे हो, मेरे हिसाब से वो उन 2 चीज़ों की वजह से ही वो पॉसिबल हुआ है। इन दोनों का सबसे एक मेन चीज़ है पैशन। पागलपन होना चाहिए आपको कुछ भी करना हो तो। आर्टिस्ट डेफिनेटली पागल ही होते हैं। पागलपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि आज मुझे कुछ चीज़ चाहिए। आज की डेट में भी मैं मान लीजिए 15 दिन में से 2-3 दिन मुंबई होती हूँ, तो आई टेल यू अबाउट माई फैमिली। आई एम अ मॉम। मेरी 8 साल की बेटी है। नॉर्मल फैमिली है जिसमें ऐसा नहीं है कि मैं आरजे हूँ तो मैं बस बैठी हूँ, घर पे मेड्स आते हैं, काम करते हैं और मैं मज़े कर रही हूँ। फुल टाइम मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो मुझे घर पे भी काम करना पड़ता है। फर्स्ट हाफ में मैं हमेशा एक हाउस वाइफ, आप घर आएंगे देखेंगे कि अच्छा ये आरजे श्रेया है, आप ऐसा बोलेंगे कि जो इंस्टाग्राम पे देखती है एकदम ऐसे ग्लैमरस, तो ये होमलेस पर्सन Infact, कौन है। अभी आप आए थे, मैं सेटअप कर रहा था, तभी आप मिस्त्री से बात कर रहे थे। हाँ, तो यही सब मतलब ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ती है। Definitely. तो मैंने कभी भी उस ग्लिटर पार्ट को देख के ये नहीं सोचा है कि मैं मुंबई ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं रुक जाती हूँ वहाँ पे, फिर घर ठीक है देखते रहेंगे ये वो, क्योंकि मुझे घर भी देखना है और उन दोनों को बैलेंस करते करते कैसे। तो एवरी टाइम स्टिल आई गो, मैं सुबह जाती हूँ, मैं रात को भले 12 बजे भी वहाँ से निकला कि मैं 2 बजे भी घर आती हूँ। सो दैट्स द स्ट्रगल, एंड ये मेरा पैशन है जो कहीं ना कहीं मुझे आगे तक लेके जाएगा। Doesn't that करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो श्रेया, एक वॉइस एक्टर के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा वॉइस एक्टर बन सके? ओके, वॉइस एक्टर बनने के लिए हम अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल आवाज़ वाले भी करते हैं। इट इज़ समटाइम्स द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ।
आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आजकल जिनके पास आवाज़ नहीं है वो लोग भी बिना आवाज़ के भी काम कर रहे हैं, आई टेल यू, बिट बॉक्सिंग करके। राइट। तो अगर आपके पास वो टैलेंट है आप वो कर सकते हैं, आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, आप गाने का रियाज़ करके अच्छे सिंगर बन सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट बी अ गुड सिंगर यू कैन बी अ गुड वॉइस एक्टर। कैसे? तो पहला तो सबसे पहली बात है कि आप कितने वॉइसेस निकाल सकते हैं, वो पहले पहचानें। तो मैं अगर कार्टून वॉइसेस निकालने जाऊँ तो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, कैरिकेचर वॉइसेस। थोड़ी हस्की वॉइस है तो आई कैन गिव सम एरोटिक वॉइसेस। रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि व्हेन यू डब आपके पास स्क्रिप्ट होती है, आपको उसे फटाफट पढ़ते पढ़ते सामने वाले कैरेक्टर के साथ लिपसिंग करके मैच करना है। सो एक रीडिंग पावर इज़ मस्ट। आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट नीडेड थिंग इन दिस इंडस्ट्री। आपकी खुद की मदर टंग अगर आप सही से नहीं बोल पा रहे हो तो फिर दूसरी भाषाओं के लिए आप पहले थोड़ा उसको साइड पे रखिए। मैं ऐसा हार्डकोर्टली बोलूँगी कि हमारे इंडिया में, भारत में 100 आउट ऑफ 90% अब हिंदी में होते हैं, तो आपका हिंदी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली। हिंदी इज़ मस्ट। इंग्लिश फिर भी ठीक है, आ रही है नहीं आ रही है, टूटी फूटी आ रही है, अप टू यू, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश के भी मास्टर बन सकते हैं, उसके भी काम चल रहा है। उसके साथ साथ आपको आपकी मदर टंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवन अगर थोड़ा बहुत पीछे जाए और रेडियो की बात करें तो अगर आप पंजाब में रेडियो होस्ट कर रहे हैं या आप गोवा में कर रहे हैं तो पंजाब में पंजाबी, गोवा में कोंकणी आना इंपॉर्टेंट है। लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है आपको वहाँ की। लैंग्वेज पे कमांड अच्छा चाहिए। लैंग्वेज पे कमांड, और उसके साथ साथ लैंग्वेज के साथ मेरा मतलब ये नहीं है कि भाषा बस कोई भी बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, ये बात नहीं है। आपके उच्चारण कितने स्पष्ट है उस भाषा को लेके, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कि जैसे हम अगर बात करें, एक दो एग्जांपल्स, नुक्ते की बात की, तो अगर आपको हिंदी में उस वर्ड को बोलते कैसे पता ही नहीं है तो आप उसे कैसे करेंगे। जज्बा, बात करें जज्बा, इसकी बात की, काफ़ी बार इवन हिंदी में भी उर्दू आती है, तो हम ख्वाब, तो ये ख्वाब ख्वाब नहीं होता है, वो यहाँ से आता है पूरा अंदर से, ख्वाब यहाँ से बाहर निकलता है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब स्टिल आई एम लर्निंग ये थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशंस मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स मिल जाए तो मैं और अच्छे से सीखूँ। रही बात प्रोनाउंसिएशंस की, अगेन मैंने उच्चारण की बात की, तो आज मैं एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, और आपको अगर डब करना है हिंदी में तो आपको वो सीखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी बहुत अगर चीज़ें बताऊँ आपको उसके सोल्यूशन में, तो जैसे मैंने बोला, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो बुक्स सुने हिंदी में, पिक्चर्स देखे हिंदी में, वेब सीरीज़ देखे, एड्स देखे, और उसके साथ साथ उनके एक्सप्रेशन और आप टोनेशन वो लोग कैसे कर रहे हैं वो देख के आप ऑब्ज़र्व करते जाइए। जितना ऑब्ज़र्व करेंगे, उन्हें कॉपी करने की ट्राई करेंगे, धीरे 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 उसमें सुधार आ सकता है। आप ये जो एक चीज़ बोले ना, वॉइस मॉड्यूलेशन, वो कैसे वर्क करता है? दैट वर्क्स इन अ वे कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, नॉर्मली हम कैसे बात करते हैं, राइट। अब जब मैं स्क्रीन के सामने हूँ, मैं माइक के सामने हूँ, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर की मांग कैसी है, या कौन सी भाषा में वॉइस ओवर करना है, या नॉर्मल कोई ऐड करनी भी है, तो उसमें भी फिर मुझे कैसे उसको प्रेजेंट करना है, तो थोड़ा मेरा वॉइस मैं हैवी कर दूंगी, या थोड़ा मेरा वॉइस अगर एकदम बबली चाहिए, चुलबुल सा कैरेक्टर है। एग्जाम्पल्स दीजिए ना। ओके, तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कुछ, अगर आपके पास, कैन आई यूज़ माई फ़ोन एक स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, अब पता नहीं क्या है। सो नॉर्मली ये एक है, स्टोरी कोई है जिसमें शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, जैसे मैंने काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स भी की है, तो अब ये मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। अब जब मैं इसे रीड करूँगी, भोर का करीब 3 बज रहा होगा उस वक्त जब अधेड़ उम्र वाली सरिता ने भागते हुए उस हवेली के गलियारे को पार किया और एक कमरे के बंद नक्काशीदार दरवाजे पर बेतरतीबी से दस्तक देने लगी। ओके। तो ये हुआ। So ये सेम जो चीज़ है उसे आप डिफरेंट कैरेक्टर से करके बताइए ना। ठीक है, यही सेम लेट्स डू अ करते हैं। चाइल्ड कैरेक्टर और कार्टूनिश कैरेक्टर। भोर का करीब 3 बज रहा होगा उस वक्त जब अधेड़ उम्र वाली सरिता ने भागते हुए उस हवेली के गलियारे को पार किया। ये एक हुआ। नॉर्मली फिर इसे अगर हम एकदम बबली चुलबुल से वॉइस में,
उसके गोर चेहरे पर चिढ़ आंखों में नींद की कुमारी साफ दिख रही थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि वह स्त्री बड़ी बड़ी गहरी नींद से उठकर आई थी। तो ये 2-3 ऐसे मॉड्यूलेशंस हैं। अब मान लीजिए मैं एक एरोटिक एड का वॉइस कर रही हूँ, सो इट इज़ मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ जस्ट लाइक XXX जो चले रात भर। तो ये एक और मॉड्यूलेशन हुआ। इसे आप बहुत ही डिफरेंट वे में कर सकते हैं। कार्टून की वॉइस करें तो थोड़ा बहुत शिनचैन का मिमिक आई कैन डू, तो जिसमें तुम्हें पता है तुम मेरे कितने पुराने दोस्त हो। हाँ, मुझे शिमला मिर्च पसंद है। सो ये जितने मॉड्यूलेशंस आप कर पाते हैं वो आपको पता रहता है कि आप कितने अच्छे से। एक क्वेश्चन मुझे ये भी आ रहा है कि लाइक कुछ कैरेक्टर है अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी ने अप्रोच किया है, फॉर एग्जांपल आपको एक कैरेक्टर दिया है या डब दिया है किसी पर्टिकुलर मूवी का, तो उस कैरेक्टर का क्या टोन रहना चाहिए, क्या मॉड्यूलेशन रहना चाहिए, क्या उसका टेम्पो रहना चाहिए। आई डोंट नो वो टेम्पो चीज़ आपके अंदर आती भी है नहीं, बट आती है। वो सारी चीज़ों में क्या क्या डिसीजंस आपको बनाने पड़ते हैं और क्या क्या डिसीजंस ऊपर से दिए होते हैं कि हमें ये चाहिए। अच्छा, तो अब वॉइस एक्टिंग में हम वॉइस ओवर्स को छोड़ के चलिए बात करते हैं डबिंग की। अब होता ऐसा है कि स्क्रीन है, कोई अलग ही भाषा की वहाँ पे मूवी चल रही है। पहले तो आपको कैरेक्टर दिखाते हैं कि ये आपका कैरेक्टर है। अब मान लीजिए मैंने अभी एक ऑडिशन दिया था, सो दैट गर्ल वाज एकदम से पुलिस इंस्पेक्टर एंड राउडी एकदम लड़की थी। तो मुझे उस कैरेक्टर में घुसने के लिए खुद को पहले तो वो फील करना पड़ेगा कि वो मैं हूँ। यू आर कॉलेज में भाई वो चलिए तो उससे मत ले लीजिए, कोई और कैरेक्टर मान लीजिए कि नहीं ठीक है, उसी के एकदम से एग्जांपल को एकदम, हाँ, तो वो एक था कि एकदम से ऐसे चल मार दूंगी काट दूंगी वाला ऐसा है। उस कैरेक्टर में पहले तो आप खुद को फील करिए कि वो जो है वो तुम हो। अब उसे सुने, आपके पास इंग्लिश में एक स्क्रिप्ट है, उसके बाद आपके पास हिंदी में बाजू में उसका ट्रांसलेशन है। अब रही बात हिंदी वाले ट्रांसलेशन की, तो आपकी टाइमलाइन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से वो हिंदी स्क्रिप्ट और उसकी लाइन को आपको मैच करना है। वो कितने से कितना बोल गई वो पहले आपने सुना, आप कितने में बोल पा रहे हो वो आपको उसके साथ साथ फिर बाद में बोलना है। दैट इज़ टेक्निकली मैं आपको समझा रही हूँ, बट उसे बोलना नहीं है, आपको उसमें एक्ट डालना है। तो वो एक्ट करते हुए आप कितना अच्छे से उसे प्रेजेंट करके डब कर रहे हो, दैट मैटर्स। और वो एक एक कैरेक्टर को निखारता है। जैसे पुष्पा मूवी की बात करते हैं, अल्लू अर्जुन की वॉइस डब श्रेयस तलपड़े ने की है। अब सबको अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर, पुष्पा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, पर उसमें हिंदी में अगर जान डाली है तो श्रेयस ने डेफिनेटली। और द वे ही हैज़ डब दैट कैरेक्टर के, अब आपने श्रेयस को गोलमाल में भी देखा है, वो कैरेक्टर देखिए, इसका डब देखिए, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। दैट व्हाट्स मेक यू अ वेरी गुड वॉइस एक्टर, कि आप कैरेक्टर में कितनी अच्छे से जान डाल के आप इसे कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी क्वेश्चन आता है कि हर एक लैंग्वेज का अपना पर्टिकुलर लेंथ होता है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में अगर काफ़ी लंबा सेंटेंस बन रहा है तो हिंदी में काफ़ी छोटा बनेगा, या हिंदी में लंबा सेंटेंस बन रहा है तो इंग्लिश में छोटा सेंटेंस बनेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर क्या किया जाता है कि अगर कोई बहुत लंबा सेंटेंस है और वो हिंदी में बहुत ही छोटा बन रहा है, या वाइस वर्सा? सी देर आर टू स्टूडियोज़, एक होता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक होता है आपका साउंड इंजीनियर वाला प्रोडक्शन स्टूडियो। आपके साथ साउंड डायरेक्टर्स, डबिंग डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, साउंड इंजीनियर होते हैं, थोड़ा बहुत गाइडेंस उनका होता है, बट अल्टीमेटली एक कॉल आपके ऊपर आता है कि आपको स्क्रिप्ट को कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है। मान लीजिए हिंदी में एक वर्ड है सिंपल सॉरी, आप उसे हिंदी में डब कर रहे हैं तो पूरी के माफ़ कीजिएगा, फिर उसे आपको छोटा कैसे करना है, तो सॉरी, आई एम सॉरी, या सिर्फ सॉरी बोल दिया। उसको अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो माफ़ कीजिएगा की जगह सिर्फ माफ़ कीजिए, या तो फिर उसे आप चेंज करके क्या, उससे आप वैसे वे में क्रिस्प करके खुद ही इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं कि आपका एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अब मान लीजिए कोई टर्कोइश या कोरियन है और उसमें सिर्फ वाह वाह ऐसा बोल दिया उसने, और यहाँ पे मेरे पास पूरा बड़ा सा मैं तो नहीं जाऊँगी ये वाला, ऐसे उसका मीनिंग चलो मान लो कि ये होता है, तो उसे मैं कैसे करूँगी इतना बड़ा सेंटेंस हिंदी में। उसने बोला वाह वाह बस, तो वहाँ पे फिर मैं तो नहीं जाऊँगी, नहीं
मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, सिंपल। तो कुछ कुछ वर्ड्स आपको फिर निकाल देने पड़ेंगे, पर आपके सेंटेंस का मतलब वही रहना चाहिए। एक वॉइस एक्टर का डे टू डे जो वर्किंग होता है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रगल्स होती है? वॉइस एक्टर के स्ट्रगल्स में तो ये रहता है कि एवरीडे स्ट्रगल पार्ट में मैं यही बोलूँगी कि हर एक बार आपको एक नया कैरेक्टर मिलता है। तो आज आप मान लीजिए कि पहले स्टूडियो में गए हो, कार्टून डब करके आए हो, आप अभी भी वही जोन में हो, फिर आप गए हो कोई दूसरी स्टूडियो में वेब सीरीज़ डब करने के लिए या मूवी डब करने के लिए जहाँ पे आप विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो कार्टून से वापस आपको उस कैरेक्टर में घुसना है, वो एक थोड़ा स्ट्रगल हुआ कि आप ट्रांजिशन में आ रहे हो, वो एक हो गया। क्योंकि ये एक हो गया। दूसरा कि गला ख़राब है, दैट इज़ द मेन स्ट्रगल जो आप कर रहे हो। सो ये बहुत मतलब गले का जो मतलब जो केयर है वो किस तरीके से आप लेते हो? गले के केयर के लिए काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्मोक करूँगा या करूँगी, मेरी आवाज़ जाड़ी होगी, हस्की रहेगी, वो ज़्यादा अच्छी साउंड करती है। वैसा नहीं होता है, वो फेफड़े ही ख़राब करती है। ठीक है, दूसरा तो कुछ और बोलूँगी नहीं, बट ज़्यादातर ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें आप ना खाएं तो आपका गला बेटर वे में रह सकता है। अगर आपको जैसे ही वेदर चेंज होता है और प्रॉब्लम रहती है कि, तो आप पहले से ही उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कीजिए। आपका कभी हुआ है, कभी कुछ कोई प्रोजेक्ट है आने वाला और उस टाइम पे कुछ? बहुत बार हुआ है कि ठंडी का टाइम होता है, मुझे भयंकर ऐसे ज़ुकाम हो रखा है और मुझे डब करना है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि ऐड डब करते टाइम मेरे साउंड में से पूरा नेज़ल साउंड आ रहा है, नाक में से बोल रही हूँ ऐसा, तो उसे काफ़ी बार डिले करना पड़ता है, फिर या तो फिर वो प्रोजेक्ट मुझे छोड़ देना पड़ता है। अगर आपको अर्जेंट है तो आप किसी और से करवा लो। और सेम चीज़ अगर आप जैसे इवेंट्स की और वेडिंग की एंकरिंग आपने डेट्स ली हुई है, वो तो डिले नहीं हो सकती? वो तो डिले नहीं हो सकती है, तो फिर वैसे ही आवाज़ से हम काम करते हैं वहाँ तो। हाँ, डू बेस्ट एज यू कैन। सो एक लास्ट क्वेश्चन मुझे इस वाले पर्टिकुलर वॉइस एक्टिंग वाला जो सेक्शन है उसमें ये था कि अभी करंटली ना एआई बहुत ज़्यादा हाइप पे है करंटली, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे डबिंग है या वॉइस ओवर्स है जिसमें एआई काफ़ी हद तक यूज़ होता है। लेकिन इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि कुछ वेबसाइट्स पे अलग अलग 8-10 टाइप के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, गर्ल, बॉय, मैन, वीमेन, ओल्ड, काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसमें आपको टेक्स्ट इनपुट करके आप इजीली जो वॉइस है वो जनरेट कर सकते हो। एक किसी तरीके का ऑडियो अगर आपको लगाना है वीडियो के पीछे तो वो आप लगा सकते हो। तो डू यू थिंक कि इसका जो एक इफ़ेक्ट है वो आपके इंडस्ट्री के ऊपर आने वाला है? काफ़ी हद तक तो आ चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसके नाम में ही आर्टिफिशियल है। तो देखिए, हावी हर एक चीज़ हो रही है एंड हमारा खुद का इस इंडस्ट्री का फ़ाइट चालू है उसके सामने कुछ ना कुछ डील करने के लिए, ये मुझे जहाँ तक नॉलेज है। अब बात करें कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो वॉइस ओवर्स कर सकते हैं, बट लाइव डबिंग इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम एआई। क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मैं उसमें ह्यूमन होने के नाते मैं कैरेक्टर में जान डाल के एक्सप्रेशन डाल सकती हूँ। आई डोंट थिंक सो एआई में अभी तक वो फीचर्स डेवलप हुए हैं कि वो इतना ज़्यादा हद तक काम कर सकते हैं। रही बात दूसरी कि आपको एआई ने, कोई सॉफ्टवेयर ने पर्टिकुलर आपकी वॉइस परचेज कर ली है। अब पहले जहाँ तक मुझे नॉलेज था तो वो होता था कि आपको एक साथ पूरा एक अमाउंट मिल गया 5 लाख रुपए लाइफ टाइम के लिए, फिर आप अपनी आवाज़ कहीं और नहीं दे सकते, वी हैव द राइट्स एंड कॉपीराइट्स फॉर योर वॉइस, वैसा। तो 5 लाख आप कितने टाइम तक चलाएंगे? हाँ, वो भी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को एआई में आप अपना वॉइस यूज़ करने दे रहे हो तो आप उनसे लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी मांग सकते हैं। डेफिनेटली रॉयल्टी कि जहाँ जहाँ आपकी वॉइस यूज़ हुई है कुछ % रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख में आई डोंट थिंक सो 2 महीने भी गुजारा होता है अब तो। हाँ, नहीं होता। तो ये एक चीज़ है। और आई थिंक कि आपने जो बोला ना कि एक इमोशन वाला जो पार्ट है कि एआई इमोशंस रेप्लिकेट नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी के सिनेरियो में, और अगले 2 साल 3 साल तक मुझे नहीं लगता। और आई थिंक कि एक जो होता है ना कि जो एआई अगर आ रहा है किसी चीज़ में तो आई डोंट थिंक कि वो फ्री होने वाला है। अगर ब्रांड्स यूज़ करने वाली है और उसे आप कमर्शियली यूज़ करने वाले हो तो आई डोंट थिंक कि वो फ्री रहेगा। नो, दैट्स नॉट फ्री। मैं काफ़ी सारे स्टूडियोज़ जाती हूँ जहाँ पे कुछ लोग हैं जो एआई के वॉइसेस यूज़ करते हैं कुछ जगहों पे।
तो वो एक वॉइस उनको खरीदने के लिए वो एक वॉइस वो 3 बार यूज़ कर सकते हैं राइट, और उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा है 2 to 5,000 ओके। या तो आई थिंक उससे ज़्यादा तो बेटर ह्यूमन को ही हायर करना रहेगा। एग्जैक्टली और एक ह्यूमन जो है वो एक फीलिंग के साथ एक इमोशन के साथ आपके सारे काम करेगा। आखिर रोबोट ही रहता है, कंप्यूटर ही रहता है और हमने ही बनाई है ये सब चीज़ें। एक अब बात करते हैं एंकरिंग के ऊपर। सो 2013 में जब आपने रेडियो की जॉब स्टार्ट की और अभी 2024 11 इयर्स, तो रेडियो के बाद आपने वॉइस एक्टिंग स्टार्ट किया। उन दो में आपने वो पैरेलली नहीं किया, लेकिन एंकरिंग जो है वो आपने 2013 से लेके अभी तक पैरेलली कंटिन्यूअसली की है। यस तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको एंकरिंग का है मेरे Yes. हिसाब से। एंकरिंग में वेडिंग इवेंट्स, कॉरपोरेट्स, उसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें की है? मैंने देखिए अपने एंकरिंग की करियर की शुरुआत 2013 से की थी। आज भी मुझे याद है मेरा फर्स्ट शो। आई हैड अ फ्रेंड इन अ स्कूल जो कि बारडोली उका तरसाड़िया यूनिवर्सिटी में उनका फ्रेशर्स था। दैट वाज माय फर्स्ट शो एंड ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने ही प्रोवाइड किया था एंड कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे ये चीज़ भी मेरे रेडियो में से ही बोला था कि आप करो, क्यों नहीं करते हो, एवरीबडी डज दैट, आप भी करिए। वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन किया, स्टेज फेयर दूर किया और शुरुआत की। वेडिंग्स पहले जो था दैट वाज अ फ्रेशर्स पार्टी, फिर धीरे धीरे बर्थडे पार्टीज़ होस्ट करना स्टार्ट किया। बर्थडे पार्टीज़ के बाद एनिवर्सरीज़ है, फिर मैंने धीरे धीरे एक वेडिंग्स के काम शुरू की। काफ़ी जगह पे ऐसा नहीं था कि सबको हर बार काम अच्छा ही लगा हो शुरुआती दौर में, तो वो कहीं ना कहीं साइड पे रख के खुद को और से और बेहतर Improve कैसे करना। बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ड्रेसिंग पर ध्यान दो। पहले से ध्यान नहीं होता था कि क्या पहन के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं, ये वो। धीरे धीरे उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया, वॉइस में, अपनी बातों में, अपने कंटेंट में, क्योंकि दैट इज़ अ लाइव थिंग। तो वहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आप एक फ़्लो लेके जा सकते हो कि आप आज ये गेम्स खिलाओगे ये, बट इम्प्रॉम्प्ट वहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, क्राउड कैसा है, क्राउड कैसा नहीं है, वो फिर आप बाद में ही डिसाइड कर सकते हो आपको उनको कैसे एंटरटेन करना है। आपको ज़्यादा बच्चों को एंटरटेन करना है, बड़ों को एंटरटेन करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई थी। वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरीज़, कमर्शियल्स, मतलब कमर्शियल इवेंट्स, और अभी अभी मेरा एक फोटे मैं बना रही हूँ कॉर्पोरेट इवेंट्स में। सो आई एम मोर इनटू कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स ऑब्वियसली 365 डेज़ का वर्क रहता है उसमें। कॉर्पोरेट्स के लिए कोई ऑफ सीजन ऑन सीजन हाँ, नहीं तो वो होता आई है। थिंक वही बेटर रहता है। यस सो कॉर्पोरेट का जो एक फंडा है कि कॉर्पोरेट का एक सेक्शन है जहाँ पर कॉर्पोरेट्स है या फिर गवर्नमेंट इवेंट्स है जो कि थोड़ी सी सीरियस चीज़ है, और एक होता है वेडिंग्स है, बर्थडे पार्टीज़ है या किसी भी तरीके की पार्टीज़ है जो कि थोड़ा सा फन गोइंग उस तरीके का है। तो इन दोनों में क्या स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है, क्या क्या वेरिएशन रहता है? वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट देना है। लोगों के साथ कनेक्ट होके मज़े करवानी है बस। मुझे ऐसा लगता है कि इस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए आपने कितनी जान डाली है उसके अंदर, लोगों को कितना हंसाया, गेम्स खिलाया, मज़े कराया, क्या क्या मोमेंट आपने उसमें दिए हैं, क्या क्या गेम्स कुछ यूनिक करवाया। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एनिवर्सरीज एंड वेडिंग वाला। कॉर्पोरेट की बात करें तो आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो या उनकी इवेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको उनकी इवेंट जो है कंपनी है उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुई है, कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से डिविजन्स है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट में आप प्रेजेंट करते हो कंपनी के लिए। मान लीजिए कि कॉर्पोरेट में भी 2 तरह की होती है, एक उनकी ऑफिशियल मीटअप होता है, दूसरा होता है कॉर्पोरेट गेम्स, फन पार्ट के लिए। तो कॉर्पोरेट गेम्स में तो आपको वहीं पे भी गेम्स वेम्स ही खिलानी है, ये वो ऐसा वैसा, बट फिर भी एक वो रहता है वहाँ पे कि मेन जो CEO है वो आते हैं, तो आपको उन्हें कैसे एड्रेस करना है, कैसे बुलाना है उनकी डेजिग्नेशन के साथ, ये चीज़ें मायने रखनी पड़ती है। उनकी अगर ऑफिशियल मीटअप है तो वो मीटअप के लिए आपको कंपनी का जो नॉलेज है आप उसकी भी ब्रीफ ले सकते हो, और एक सटल वे में आपको एक एंकरिंग करना पड़ता है कॉर्पोरेट में। वहाँ पे फिर धमाल मस्ती या एक कॉर्पोरेट कल्चर छोड़ के आप एकदम क्या बोलते हैं उसे, झल्लापना नहीं कर कैजुअल सकते। एकदम वो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी फॉर्मल देयर। आपका एक जो रेडियो का था पार्ट के, वहाँ पर आपने कुछ पर्टिकुलर स्किल्स डेवलप की, साथ ही साथ वॉइस एक्टिंग के लिए एक पर्टिकुलर अलग टाइप की, अलग सेक्शन की एक स्किल्स आपने डेवलप की थी। एंकरिंग के लिए और लाइव होस्टिंग का जो जॉब है
उसमें किस तरीके की स्किल्स आपने डेवलप की, किस तरीके की स्किल्स के ऊपर आपने वर्क किया? बिकॉज इसमें तो वॉइस एक्टिंग की तरीके से मॉड्यूलेशन या इमोशंस बहुत ज़्यादा इसमें उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता. इट्स मोर लाइक इम्प्रॉम्प्टू आई गेस कि Yes. कुछ किसी ने कुछ बोला तो क्या जवाब देना है. Yeah. तो ये सारी जो चीज़ें जो डेवलप होती है ना, वो किस तरीके से आपने की? उसके लिए सबसे पहले इधर कहीं कहीं लैंग्वेज भी इतना बैरियर नहीं रखती है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर हिंदी भाषी कम्युनिटी का एंकरिंग कर रहे हैं, तो इसमें अपने आप बीइंग गुजराती और वो गुजरात में है रह रहे, तो बीच में 2-3 वर्ड आपने गुजराती में भी बोल लिया, जेठालाल जैसा गुजराती बोल लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी बोल लिया, दैट इज़ फाइन. मज़े करनी है तो कोई माइंड नहीं करता है. मैंने अपने आप को इस चीज़ में निखारा कि सबसे पहले टू बी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज. और वो आप कब फील करते हैं? जब आपका प्रेजेंटेशन, आउटर प्रेजेंटेशन अच्छा है, यू फील कॉन्फिडेंट ओवर देयर. स्टेज पे निकाला. काफ़ी बार ऐसा होता है कि 50 लोग नहीं, हम 5 लोगों के सामने भी बोलने से कतराते हैं. जहाँ पे मैंने होस्ट किया 500 लोगों के सामने, आई हैव प्रेजेंटेड माई सेल्फ. तो एक शुरुआत कहाँ से करनी है, किस हिसाब से लोगों का ध्यान खुद की तरफ खींचना है कि वो लोग सारे इधर उधर बैठे स्कैटर्ड है, तो वो मेरे सामने देखे, बात करे, या वो लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए. खुद में वो चीज़ें डेवलप की. धीरे धीरे पता चला कि लोगों का टेस्ट कैसा है, क्योंकि इसमें भी बहुत बदलाव आया है. पहले पर्टिकुलर ऐसा होता है सिर्फ गेम्स खेलनी है, अब ऐसा नहीं है. इसमें भी लोगों को काफ़ी सारा वेरिएशंस चाहिए कि गेम्स नहीं, कुछ और बताओ, कुछ क्या और कर सकते हैं. लोगों को कुछ ना कुछ रोज़ बरोज़ नया चाहिए. राइट. तो उसके लिए भी रिसर्च बहुत ज़रूरी है. सो आई गिव माई सेल्फ फॉर रिसर्च. मैं गूगल करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं से कुछ आइडिया लेके, आई ट्राई नॉट टू कॉपी समबडीज कंटेंट, बट आई ट्राई टू मेक माई ओन. आइडियाज़ हर जगह से मिलते हैं, हाँ, इंस्पिरेशंस. और उसमें कुछ मैं अपना मोनोपोली कैसे सेट करूँ, दैट व्हाट्स आई डू. आप ये जो चीज़ बोले ना कि एक माइक के पीछे का फियर अलग होता है, मैंने खुद ने भी वो फेस किया है. मैं जब जॉब करता था ना, तो आई हैव एड्रेस्ड, मैंने 200 लोगों के सामने माइक पकड़ के बोला है. वो जो फियर था वो अलग था. वहाँ पे मैं फ्लुएंटली इनफैक्ट बोल पाया था, बिकॉज मेरा जो एजुकेशन है उसमें उस तरीके का ट्रेनिंग हुआ था. बट मैंने जब पहली बार यूट्यूब वीडियो में बनाने के लिए बैठा था ना, अगर आप कभी फ्री हो ना तो देखना मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो. ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे मौत नाच रही है. तो वो Okay. कैमरा का जो फियर है वो भी बहुत डिफरेंट है, माइक का जो फियर है वो भी बहुत डिफरेंट है, और पब्लिकली बोलना, वो ये तीनों फियर मेरे हिसाब से अलग अलग है. आपको ये तीनों को अलग अलग ओवरकम करना पड़ता है. यस. और इसमें एक राज की बात मैं आपको बताऊं कि आप फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं. मैं आज की डेट में भी कैमरा फेस करके कुछ चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ. हाँ. सो अगर मैं कैमरा के सामने, हार्डकोरली कैमरा के सामने देख के बोल रही हूँ, तो आई गेट कॉन्शियस, मुझे कॉन्शियसनेस आ जाती है. इसलिए आज भी मैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज पे वो मोटिवेशनल स्टोरीज़ वाला कंसेप्ट चालू है. काफ़ी लोगों ने बोला कि इतनी अच्छी आवाज़ है तो खुद से रिकॉर्ड करो, खुद का फेस दिखा के आप नरेट करो, ये करो. पहले तो देखो स्क्रिप्ट का बहुत लोचा रहता है कि याद रखना पड़ता है ऐसे. हम काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं उसमें, इट्स ऑल प्रैक्टिस. बट मैं नहीं कर सकती. वो एक मेरा, मान लीजिए कि मेरा बैरियर है, मेरी कहीं ना कहीं मेरी भी मर्यादा आती है, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ. बाकी अगर मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं, आप काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि तू इतने सारे वेडिंग्स होस्ट करती है, 50-100 कैमरा तुझे घेर के खड़े, बट मेरा काम उनके साथ काम करना नहीं है, मेरा काम लोगों के साथ है. तो तब मेरा ध्यान कैमरास पे नहीं होता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या पहना है, मैंने ये एंगल से मेरे फ़ोटोज़ कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, डजेंट मैटर. उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही फोकस होता है कि मुझे इन लोगों को आज मज़े करवाने के, कल को उठ के ये लोग मुझे कहीं और रिकमेंड करें कि ये आए थे हमारे इवेंट में, मज़ा आ गया. कभी जो एकदम कोल्ड क्राउड होता है ना, कि 2000 लोग बैठे हैं बट नो रिस्पॉन्स, आप ट्राई कर रहे हो कि कोई किसी तरीके से कुछ इन्वॉल्व हो, तालियां बजाए या इवन हूटिंग करे, कुछ भी नहीं, कोल्ड क्राउड होता है, तो वैसे केस में क्या करना पड़ता है? आई बिलीव ये ना 2-वे चीज़ है. आई हैव फेस दिस काइंड ऑफ क्राउड कोल्ड बहुत बार, कि हम बैठे हैं, हम 50 बार बोल रहे हैं, अरे ताली बजा दो, ये कर दो, वो कर दो. कभी कभी ऐसा होता है कि इवेंट ख़त्म हो जाती है, तब तक आपको नहीं समझ आता है कि इस क्राउड को कैसे चीयरअप करवाना है या करना है, कि उनको चाहिए क्या, वो नहीं समझ आता है. वैसे केस में या तो फिर इवेंट जैसा तैसा हुआ कर लो. समटाइम्स इट हैपन्स कि इट्स यू वर्सेस ऑल. तो आप स्टेज पे हो, 500 लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट
तभी कर पाओगे और उस कोल्ड क्राउड को भी आप तब कनेक्ट कर सकते हो कि जब आप स्टेज के नीचे गए हो, स्टेज के नीचे जाके किसी पर्टिकुलर बंदे को पकड़ के उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, अब उसके आजू बाजू वाले उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, वहाँ से शुरुआत होता है थोड़ा बहुत, कुछ नहीं ऐसे बाजू वाले ने आंसर कर दिया या कुछ उनके साथ टांग खिंचाई कि आपकी बीवी कहाँ बैठी है, घर पे कैसे बुलाते हो, यहाँ एक बार बुला लो, ये कर लो, वैसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज़ होता है। सो ये चीज़ मैंने बहुत बार फेस की है कि कोल्ड क्राउड मिला है एंड जैसे तैसे कभी शुरुआती दिनों में ऐसा होता था जैसे कि मेरे भी सिर पे या मेरे ऊपर भी मौत नाच रही है कि यार इसमें से अब कैसे निकालें खुद को, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, आई हैव ओवरकम ऑल दी डिफ़िकल्टीज इन सर्टन वे एंड अ गुड वे। और एक जो दूसरी टाइप का जो क्राउड होता है कि बीइंग अ फीमेल एंकर किसी तरीके का हैकलिंग कर रहे हैं या किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वैसा क्राउड फेस किया है क्या कभी? हाँ, वैसे भी लोग मिले हैं, पर सी बीइंग विमेन, और ये जो पॉडकास्ट जितने भी लोग सुनने वाले हैं, नॉट फॉर एंकरिंग इंडस्ट्री, फॉर ऑल द विमेन, समवेयर आई बिलीव पर्सनली, अगर मेरी बात करूँ तो इट्स जस्ट ओनली मी के आई ट्राई टू इग्नोर एवरीथिंग, क्योंकि मैं वहाँ पे एक अपनी सर्विस प्रोवाइड करने गई हूँ एंड आई डोंट वांट कि मेरे एक इश्यू की वजह से पूरा उनका फंक्शन ख़राब हो, ये मेरा मानना है। तो आई ट्राई टू अवॉइड एंड इग्नोर ऑल द कॉन्स विच आई हैव फेस्ड। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए कि कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, यू गो, अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट ने हायर किया है, आप क्लाइंट से एक बार बात करें, वो आपकी सुनेंगे, या तो फिर आप किसी इवेंट कंपनी थ्रू, एजेंसी थ्रू गए हैं तो आप उनको एक बार कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्टली डील भी कर सकते हैं, बट वो फिर अपना अपना फंडा है कि आपको उसे कैसे टैकल करना है। फॉर मी इट इज़ कि मैं इग्नोर करके चुप होके अपना काम करके निकल लूँ, क्योंकि हर जगह कुत्ते भौंक रहे हैं और उनको जवाब देने बैठे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कीप अ बिस्किट, कुत्तों को खिलाओ और आगे बढ़ते जाओ। सो अगर थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स है अगर उसकी बात करूं तो करंटली 100% आउट ऑफ 100% जो आपका वॉइस एक्टिंग का जो एक जॉब है, एक जो प्रोजेक्ट्स आप करते हो उससे, और एक आपका जो एंकरिंग का जो वर्क आप करते हो, उन दोनों को अगर परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो आपका जो इनकम है उसमें कितना परसेंटेज किस चीज़ का है? 80% एंकरिंग, 20% वॉइस एक्टिंग। ओके, सो एंकरिंग वगैरह में आपके मतलब ज़्यादा पैसा है या फिर उसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ता है, इस वजह से वो रेशियो कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हियर इट मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपको कितने साल का अनुभव है। अब कितने साल का अनुभव के साथ आपका नाम कितना फेम मतलब आपके पास है, हर जगह नाम का काम है, देखिए डेफिनेटली। तो आज एक चीज़ है कि कार्तिक आर्यन जितना चार्ज करते हैं उससे डेफिनेटली अमिताभ बच्चन ज़्यादा ही चार्ज करते होंगे, बिकॉज कार्तिक आर्यन इज़ अ न्यू कमर स्टिल एंड वो सदी के महानायक है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। रही बात मान लीजिए कि रेशियो की, तो इवेंट एंकरिंग में मेरा एक्सपीरियंस 2013 से है, इट्स बिन 11 years। तो मान लीजिए मैंने अपने शुरुआती तौर पे, मैं आपको अमाउंट के साथ बताती हूँ, मैंने 1200 रुपये से इवेंट करना शुरू किया था। वो कॉलेज वाला? वो था 2500। ओके। पर नॉर्मल सूरत के जो थे वो एजेंसी के थ्रू मिलता था, तो 1200, 1500, फिर 2000, धीरे धीरे करके 3500, 5000, 8000, 10,000, 12, 15। आज पर इवेंट आई चार्ज मोर देन 15,000। तो एक 10 साल में एक वो बदलाव आया है कि अगर मैं महीने के 3 इवेंट भी कर रही हूँ तो ठीक है। रही बात वॉइस एक्टिंग की, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितनी ड्यूरेशन का है, उस पर मैटर करता है। तो पर मिनट के 200 रुपये में करने वाले भी हैं, पर मिनट 5000 में करने वाले भी बैठे हैं। इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कितना है, या मैंने आज तक कितने प्रोजेक्ट किए हैं, लोग मुझे कितना जानते हैं। ऐसा नहीं बोल सकती गुजरात की या इंडिया की लीडिंग वॉइस एक्टर हूँ, बट इतना है ऊपर वाले का मेहरबानी के सूरत में लोग जानते हैं मुझे कि अगर वॉइस का काम है तो। और वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, लेकिन इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वॉइस एक्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो किए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का भी आपने काफ़ी काम किया है, देन अगेन स्कैम 1992 जैसे आपने बताया, उसके अलावा थोड़ा एक बार बता ही दीजिए।
शुरुआत करते हैं तो मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ OTT प्लेटफॉर्म की है, डिवोशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ की है, ऑडियो बुक्स की है पॉकेट FM पे, प्रतिलिपि पे, कुकू FM पे। उसके साथ साथ अगर डबिंग की बात करें तो आई स्टार्टेड माई डबिंग विद द क्राउड डब। कि मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसके आजू बाजू के जो कैरेक्टर होते हैं, पीछे से आवाज़ आती है किसी की, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी। सो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड लिंकन लॉयर, ट्रोल, ट्रू स्पिरिट, ये सब में मैंने क्राउड डब किया है। मेन कैरेक्टर्स की बात करें अगर, तो आई हैव डब्ड द मेन लीड कैरेक्टर गुजराती भाषा में मैंने किया है स्कैम 1992 प्रतीक गांधी वाली, जो हर्षद मेहता वाली थी। उसमें उनके साथ सेकंड लीड था सुचेता दलाल, द जर्नलिस्ट, उनकी आवाज़ गुजराती में मैंने दी है। नेटफ्लिक्स पे लव इज़ ब्लाइंड सीज़न 3 और 4 में मोनिका का कैरेक्टर दिया है, मैंने हिंदी में डब किया है। हिंदी में ही मैंने दूसरा डब किया है विच इज़ लव इज़ ब्लाइंड हो गया, कोरियन वेब सीरीज़ में सेलिब्रिटी करके आई थी, जिसमें मैंने डब किया है। 1-2 कैरेक्टर है छोटे मोटे, नाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इतना आइडिया नहीं है। उसके अलावा एनोला होम्स पार्ट 2, जिसमें मेई का कैरेक्टर मैंने डब किया है। नरूतो में मैंने हैना का कैरेक्टर डब किया है, एपिसोड नंबर 165 एंड 126 सॉरी। उसके साथ साथ मैंने दूसरे बहुत सारे, कय्युम कलावम एक मलयालम वेब सीरीज़ थी, उसका भी मेन लीड एंड नरेटर जो था, नरेशन वाला पार्ट, वो हिंदी में मैंने डब किया। उसे आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। इवन स्कैम 92 भी सोनी लिव पे देख सकते हैं। डिस्कवरी पे मैंने, डिस्कवरी ही था, यस, उस पे मैंने डब किया है से येस टू द ड्रेस करके। और इवन काफ़ी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आपने मैनेज किए एंकरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की भी काफ़ी सारे वॉइस ओवर्स किए हैं। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे शुरुआत में 2024 के, तो वहाँ पे जो भी परियोजनाएं बनाई गई है लक्षद्वीप को और अच्छे से बेटर मतलब डेवलप करने के लिए, तो परियोजना कौन कौन सी थी उसका पूरा वॉइस ओवर मैंने डब किया है। तो वो वहाँ पे उनके हाजिरी में प्ले हुआ था, ये किया है। अभी अभी मैंने 1-2 ऐड जो प्ले की है, जो हमारा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हॉटस्टार पे उस दौरान वो ऐड आती है। अच्छा, देयर इज़ वन ब्रांड जो मैंने प्ले डब की है, वो नेशनल टीवी पे आप उसे सुन सकते हैं। सो वैसी दूसरी ब्रांड्स हैं, मैजिक्स हेयर केयर की, मतलब जो है वो आप न्यूज़ चैनल्स पे, नेशनल टीवी पे आप देख सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट मेरा एक ये रूटीन है कि मैं गेस्ट से जो इंस्पायरिंग पर्टिकुलर उनकी आर्ट फील्ड में, जैसे कि आपके आर्ट फील्ड में एक आरजे है या फिर वॉइस एक्टर है या एंकर भी अगर कोई बनना चाहता है, तो कोई न्यू कमर है या फिर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में और नया है, तो उनको ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आप सजेस्ट करोगे? पहले बात करते हैं बीइंग एन आरजे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी अच्छे से रेडियो स्टेशन में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, जहाँ पे वो टेक्निकलिटीज़ के साथ आपको हर एक चीज़ सिखाते हैं। आप वैसे जा सकते हैं, और दैट इज़ नॉट अ गारंटी कि आप इंटर्नशिप की ही है तो आप आरजे बने ही हैं, वो फिर आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात रही वॉइस एक्टिंग की, खुद मेरे लिए भी अभी भी मैं बोल सकती हूँ दैट आई एम स्टिल अ स्ट्रगलर। तो मैं भी जितने मुझे मिल रहे हैं नए नए वेज, आई एम ग्रैबिंग ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, बट स्टार्ट नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके लिए आप अपनी एक वॉइस बैंक बनाना शुरू कीजिए, एक वॉइस बैंक बनाइए, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों के स्क्रिप्ट ले लीजिए, उसे आप अपने वे में रिकॉर्ड कीजिए। ट्राई नॉट टू कॉपी इट, आप अपने एक अलग वे में उसे कर सकते हैं कि आप अगर बोलो तो कैसे बोलोगे, अलग अलग वॉइसेस में। उससे आप अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ में अपने फ्रेंड्स को या सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए उसे। आज भी मैं अपने वॉइसेस के लिए मैंने शुरुआत की थी कि जो मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ करती हूँ वो इंस्टाग्राम पे आज भी मैंने कंटिन्यू रखा है, तो आप वैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे आप वैसे नेटवर्किंग करके वॉइस इंडस्ट्री में आगे आगे आ सकते हैं। कोई अच्छे से जो आप मेंटर है, जो ऑलरेडी इसमें लीड कर रहे हैं, उनके पास से आप उनके वर्कशॉप की डिटेल्स लेके आप उनके वर्कशॉप या ट्यूशन्स ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात एंकरिंग की, तो एंकरिंग के लिए आप अपना स्टेज फियर पहले तो दूर कर दीजिए, एक प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर रखिए। और दूसरी चीज़ कि धीरे धीरे छोटे छोटे घर के आसपास अपने, बोलते हैं लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, राइट? तो घर की इवेंट्स होस्ट करना स्टार्ट कीजिए, गेट टुगेदर है तो आप वो कुछ अपना वैसे शुरुआत कीजिए। पहले शायद एंकरिंग में बिना पैसे से आपको घर वालों के साथ काम करना पड़े, बट एक आध दो आप वीडियो बना लिए
तो आप उसे अपनी सोशल मीडिया पे प्रमोट करके धीरे धीरे इवेंट कंपनीज एंड एजेंसीज के साथ कनेक्ट करिए एंड इवेंचुअली यू विल एटलीस्ट लीड टू अ फर्स्ट स्टेप। सो ये चीज़ें हैं कि ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आवाज़ को अच्छी बनाने के लिए और अपने उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए रोज़ कुछ चीज़ें हैं जो आप रियाज़ करें। ओम चैंटिंग करें, रोज़ आपको ओम का चैंटिंग करके आपके 7 चक्रस आप एक्टिवेट कर सकती हैं, वो मेन है। उसके साथ साथ गायत्री मंत्र आप बोलिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 2-3 चीज़ें हैं। और फिर धीरे धीरे थोड़ा डीप में जाएंगे तो रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम है, उसे भी अगर आप एकदम प्रॉपर वे में पढ़ेंगे और रोज़ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके उच्चारण उसमें स्पष्ट होते जाएंगे। वो मेन है, मतलब एक रूटीन बनाना है। वॉइस एक्टिंग में आ रहे हैं आप तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले आपके उच्चारण भाषा पे काम करना है और आपकी रीडिंग स्किल्स, क्योंकि अगर एक सेंटेंस पढ़ने में मैं 10 मिनट लगा रही हूँ तो वहाँ तक वो साउंड इंजीनियर या डायरेक्टर बैठेंगे नहीं। सो स्टार्ट डूइंग इट। ये इतनी चीज़ें हैं एंड ट्राई आपका गला ख़राब नहीं हो, वो सारी चीज़ें मत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तीखा तला हुआ ठंडा अगर और प्रॉब्लम है। ये मॉड्यूलेशन की और टेम्पो की प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? मॉड्यूलेशन और टेम्पो की प्रैक्टिस के लिए यू स्टार्ट डूइंग इट। जैसे मैंने बोला ओम चैंटिंग करते हैं तो यहाँ से आवाज़ आके बाहर आती है। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आप अलग अलग मॉड्यूलेशन के, कोई कैरेक्टर है शिनचैन का कैरेक्टर, अब शिनचैन बोल रहा है तो आप अपनी आवाज़ को पहचाने कि आप कितनी पतली आवाज़ में बोल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मोटी आवाज़, कितनी मोटी आवाज़ निकाल सकते हैं। राइट। तो एक टेक्सचर से दूसरे हाईएस्ट टेक्सचर पे जाने के लिए आप कितने मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। आज मैं लड़की हूँ, रेंज का पता लगाइए। मैं लड़की हूँ पर अगर मैं कार्टून में छोटे बच्चे का, लड़के का वॉइस दे सकती हूँ तो दैट विच आई कैन डब, दैट इज़ वन ऑफ माई मॉड्यूलेशन विच आई कैन डू। आप अपने अंदर के हिडन टैलेंट को पहचानें कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। एंड लास्टली थैंक यू सो मच फैशन टीवी कैफ़े विच इज़ लोकेटेड इन वेसू। प्लीज़ कम एंड विज़िट। इनकी जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उन्होंने इस वीडियो को शूट करने के लिए, इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए काफ़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच टू देम एज़ वेल एंड थैंक यू सो मच श्रेया फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। एंड एक छोटी सी बात आपके पॉडकास्ट के थ्रू के, देखिए मैंने बहुत स्ट्रगल की एंड आई डोंट वांट कि आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो। तो इफ़ somebody wants to connect to me, they can connect to me on my Instagram page which is rjshreya_voice actor। आप उसे कनेक्ट करें। कहीं पे भी कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं श्योरली हूँ। हाँ, पर मेरा स्टूडियो में यहाँ पे पहचान करवा दो, ये चीज़ नहीं। आपको कहीं सीखना हो तो बहुत मैं डिस्काउंट करा देगी कॉल टेक्स्ट सर, बहुत डिस्काउंट करा देगी। आई एम जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच। इनका जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शी इज़ वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सुहेल।